हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं फिर आ गया हूं आपके बीच अपने टॉपिक को थोड़ा सा और आगे बढ़ाने के लिए। जैसा कि पिछली वीडियो में आपको पता था कि हम लोग आज गैलोनोमीटर पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, आज हम पढ़ेंगे फुल टॉपिक ऑफ गैलोनोमीटर। इसलिए आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, ना इसको आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो वीडियो पे आज आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले फिर मैं वही कहूँगा, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया जल्दी से रेड वाली बटन पे टिक कर दीजिए और बेल वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूंगा तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और आपसे एक भी वीडियो हमारी मिस नहीं होगी। ठीक है, तो चलते हैं सीधे अपने वीडियो पर। देख रहे हो, जैसे मैंने पहले से ही फिगर बना के रखा हुआ है गैलोनोमीटर का, मूविंग कॉइल गैलोनोमीटर। बहुत इजी है, जितना सब इसको कठिन समझते हैं उतना कठिन है नहीं। देखते हैं, अभी जब टॉपिक खत्म होगा ना आपको खुद पता चल जाएगा कि कितना ये कठिन टॉपिक है। आप खुद कहोगे नहीं सर ये तो बहुत इजी था, लेकिन बस ये है कि लगातार साथ में बने रहिएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि गैलोनोमीटर होता क्या है। व्हाट इज द यूज ऑफ गैलोनोमीटर या व्हाट इज गैलोनोमीटर। तो भैया गैलोनोमीटर जो है एक हमारा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम माइन्यूट से माइन्यूट करंट को भी हम मेजर कर सकते हैं। आप कहोगे सर एमीटर भी तो था हमारे पास करंट को मेजर करने के लिए। हाँ बिल्कुल, आप एमीटर है आपके पास, लेकिन एमीटर से आप माइन्यूट से माइन्यूट करंट मेजर नहीं कर सकते। जब हम माइन्यूट से माइन्यूट करंट मेजर नहीं कर सकते हैं, इसीलिए तो हम गैल्वेनोमीटर लाए। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम वेरी स्मॉल करंट को भी हम आसानी से मेजर कर लेते हैं। ये होगा गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अब ये किस प्रिंसिपल पर बेस होता है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि टॉर्क ऑन रेक्टेंगुलर कॉइल करंट कैरिंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड, ये टॉपिक पढ़ाया था। वही टॉपिक इसका प्रिंसिपल हो जाता है कि इसका जो गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल होता है कि जब कोई एक रेक्टेंगुलर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाती है तो उस पर एक टॉर्क लगता है। जब उसमें करंट फ्लो की जाती है तो उस पर एक टॉर्क लगता है, जिसकी वजह से वो क्या होती है, घूमने की कोशिश करती है। ठीक है, ये हो गया इसका प्रिंसिपल। और अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो भैया कंस्ट्रक्शन में होता है कि जिन चीजों से मिलकर बना है उसी को एक्सप्लेन कर दिया जाता है। बस देखो यहां पर सबसे पहले ये दो मैग्नेट आपकी रखी हुई है, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होती हैं। उसके बाद यहां पर एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये इसमें जो कॉइल है, ये जो तार है, ये इंसुलेटेड होते हैं। ये आपकी फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप होती है। ठीक है, ये क्वार्ट्ज ब्रॉस की भी लगा सकते हो, ये फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप होती है। नीचे यहां पर एक क्वार्ट्ज की स्प्रिंग लगी होती है, हाईली इलास्टिक होती है। ये काम क्या करती है कि जैसे मान लेते हैं ये कॉइल रोटेट हुई, जैसे मान लीजिए कॉइल ऐसे है, ये रोटेट हुई, करंट इसमें फ्लो हुई, रोटेट हुई, करंट जब फ्लो होना बंद हो गई तो ये अपनी जगह पे आएगी कैसे, ये इस स्प्रिंग की हेल्प से आती है। जैसे आपने देखा होगा गैल्वेनोमीटर में, जो आप लैब में जाते होंगे तो उसमें क्या होती है, सुई जब करंट फ्लो होती है तो सुई आपकी पहले तो यहाँ पे थी, फिर आ जाती है यहाँ पर, और जैसे ही करंट फ्लो होना बंद होती है तुरंत वो वापस वहीं चली जाती है। तो सुई को अपनी वापस पोजीशन पर ले जाने का काम क्या करती है, ये क्वार्ट्ज करती है, हाईली इलास्टिक स्प्रिंग होती है। ठीक है, उसके बाद यहां पर ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल होती है, इसके अंदर एक सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर का एक टुकड़ा रखा होता है। अब ये जरूरी नहीं है कि यहां पर ये हमेशा सिलिंड्रिकल हो। अगर कॉइल ये आपकी रेक्टेंगुलर है तभी सिलिंड्रिकल है, अगर कॉइल ये आपकी सर्कुलर होगी तो ये जो सॉफ्ट आयरन कोर का टुकड़ा है ये स्फेरिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ध्यान देना है कि अगर ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है ये रेक्टेंगुलर है तो सिलिंड्रिकल है, लेकिन अगर सर्कुलर आप लेते हो तो ये स्फेरिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है,
इसका काम क्या होता है? क्वेश्चन भी आता है भैया ये कि सॉफ्ट आयरन कोर का काम क्या होता है? इसके दो काम हैं। सबसे पहले कि ये जो कॉइल है बिना इनसे टच किए हुए आसानी से रोटेट कर सके या घूम सके, बिना इनसे टच हुए आसानी से रोटेट कर सके, या कह सकते हो एक बेस प्रोवाइड कराता है। और दूसरा काम क्या होता है कि ये रेडियल कंडीशन प्रोवाइड कराता है इस कॉइल के लिए। मैंने पिछली वीडियो आपको बताया था कि रेडियल कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत फोकस भी किया था उस पर। तो जो ये सॉफ्ट आयरन कोर का टुकड़ा है ये इस कॉइल के लिए रेडियल कंडीशन प्रोवाइड कराता है। मतलब ये जो कॉइल है हर एक चाहे जिधर भी घूम जाए ये रहेगी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में, जिससे ये मैक्सिमम टॉर्क को फील करेगी। ये पिछले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है, तो दो इसके काम जो होते हैं वो समझ में आ गया आपको। उसके बाद थोड़ा सा और ऊपर बढ़ते हैं। यहां पे एक कॉनकेव मिरर लगा होता है, ये लिख दें, यहां पर ये होता है कॉनकेव मिरर। ये आपका कॉनकेव मिरर होता है। ठीक है, अब ये जो मिरर होता है ये कितना ये डिफ्लेक्ट हुआ है ये फाइंड करने के लिए मिरर लगाया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गए इसकी कंस्ट्रक्शन या वर्किंग। ज्यादा कुछ खास नहीं होता है, बस जो दिख रहा है वही आपको लिखना होता है। अब हम आते हैं इसके डेरिवेशन पर, इसके थोड़ा सा वैल्यू निकालते हैं कि आखिर करंट की वैल्यू क्या होगी, क्या होगा, इसमें क्या फॉर्मूले निकल के आते हैं, ये सब करते हैं। बहुत छोटा है। देखो पिछली वीडियो में हमने बताया था कि जब कोई रेक्टेंगुलर कॉइल अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाती है तो उस पर टॉर्क लगता है, और फॉर्मूला भी भैया हम लोगों ने निकाला था, टाउ इज इक्वल टू NIAB cos थीटा। ठीक है, ये तो था पूरा। एन क्या था, नंबर ऑफ टर्न, आई क्या था उसमें फ्लो होने वाली करंट, ए क्या था उस कॉइल का एरिया, और बी क्या था मैग्नेटिक फील्ड, और थीटा क्या था मैग्नेटिक फील्ड से बनाने वाला एंगल। अब यहां पर क्या है, ये जो रेडियल कंडीशन में वर्क करता है, तो इन रेडियल कंडीशन थीटा क्या हो जाएगा भैया, जीरो। ये हमने पिछली वीडियो में बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जीरो यहां पुट कर दीजिए, तो टाउ इज इक्वल टू क्या आ गया, NIAB इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब देखो जरा, ये वायर यहां से फिक्स है। ठीक है, ये कॉइल घूमेगी तो ये वायर में क्या होगा, एक ऐठन टाइप में डेवलप हो जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, ऐठन टाइप में डेवलप हो जाएगी, जिसको बोलते हैं ट्विस्ट हो गया वायर। ठीक है, अब यहां पर कितना ट्विस्ट हुआ है, जितना उस पर टॉर्क लगेगा। देखो जरा, इसको अच्छे से समझा सकते हैं। जैसे मान लेते हैं, इस पे मैं एक निशान बना दूं इस मार्कर पे। देखो ये ब्लैक आपको दिख रहा होगा, ये ब्लैक के सामने मैंने ये जो इसकी एक नॉब है ये रख दी हमने। ठीक है, इसको मैंने फिक्स पकड़ के रखा है। अब इसको देखो नीचे से मैं घुमा रहा हूं, क्या हुआ, ये तो वही रहा, ये थोड़ा सा घूम गया, मतलब इसमें थोड़ी सी ऐठन आ गई, इसकी थोड़ी सी ऐठन आ गई। अब ये कितना ऐठन आएगी, जितना हम इस पे फोर्स, ज्यादा फोर्स लगा दे तो और ऐठ गया। ठीक है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा। अब थीटा क्या होगा, देखो जरा, देखो जब ये दोनों सेम लाइन में थे तो अभी इनके बीच में एंगल क्या बना था, जीरो। जब मैंने इसको घुमा करके थोड़ा सा यहां पे ले आए तो हम ये कहते हैं कि यहां पर ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन से थीटा डिग्री शिफ्ट हो गया, थीटा डिग्री शिफ्ट हो गया। तो थीटा को क्या बोलते हैं, ट्विस्टिंग एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे लिख देंगे where theta is equal to ट्विस्टिंग एंगल। ठीक है, ट्विस्टिंग एंगल किसमें, इन फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप।
इस स्ट्रिप में कितना, ये देखिए कितना था, कितना थोड़ा सा घूम गया, थीटा डिग्री घूम गया। तो यहां पर मैंने लिख दिया थीटा। टाउ क्या है, टॉर्क है, थीटा क्या है, ट्विस्टिंग एंगल। ठीक है, बस यही चीज समझनी थी यहां पर। अब देखो जरा, यहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे, यहां लिख देंगे एज वी नो दैट। ठीक है, अब यहां पर जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे, एक यहां पे कांस्टेंट ऐड होता है जिसको हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं। इक्वेशन सेकेंड, यहां पर वेयर के इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा आपका, ट्विस्ट पर यूनिट, ये हो जाएगा आपका टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, ट्विस्टिंग एंगल भी लिख सकते हो उसको। ठीक है, ये ऐसा आप लिख सकते हो। ये हो गया हमारा कि जो के हो गया वो हो गया। इसको रिस्टोरिंग टॉर्क भी लिख सकते हैं, कहीं आपको रिस्टोरिंग टॉर्क भी लिखा मिलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चाहे लिखना चाहो तो यहां पे लिख सकते हो रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। ठीक है, अब देखिए टाउ की वैल्यू ये भी है, टाउ की वैल्यू ये भी है, बस सिंपल सा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हो गया भैया डेरिवेशन, एन आई ए बी इक्वल टू के थीटा, बस। तो आई इक्वल टू क्या आ गया, के अपॉन एन ए बी, ये आ गया थीटा। ठीक है, यहां पर देखिए जो के क्या था, रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, पहले से कांस्टेंट है, तो एक एन नंबर ऑफ टर्न, ये भी कांस्टेंट, एरिया कॉइल का वो भी कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड वो भी कांस्टेंट, मतलब ये सारे के सारे क्या हैं, कांस्टेंट है। इनको हम एक नए अल्फाबेट से रिप्लेस कर दे रहे हैं, जी से। इस जी को भैया कहा जाता है गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो गया, आई इज इक्वल टू जी थीटा। तो यहीं से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा। ठीक है, अब देखो यहां पर मतलब क्या हुआ, देखिए यहां पर भाई ये गैल्वेनोमीटर मेजर क्या कर रहा है, थीटा, थीटा से ही करंट को बता रहा है आपको। तो जैसे ही हल्की से हल्की करंट फ्लो होती है, तुरंत क्या होती है, इस कॉइल में हल्की से करंट फ्लो हुई, तुरंत उस कॉइल पे टॉर्क लगा, टॉर्क से क्या हुआ, ये थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया, और थोड़ा सा ट्विस्ट हुआ, तुरंत एंगल हमको मिला, तुरंत हमको आई मिल जाता है। ठीक है, जितना ज्यादा ट्विस्टिंग एंगल बनेगा उतनी ज्यादा करंट हमको मिलती चली जाती है। ठीक है, तो ये हो गया भैया गैल्वेनोमीटर का छोटा सा पार्ट, ये हो गया डेरिवेशन आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा। ठीक है, अब हम लोग इसे आगे थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे कि हम गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं या कैसे हम वेरी करा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक। देखो जरा, इसको यहां से हटा दे रहे हैं, ये भैया टॉपिक आता भी है कि हाउ कैन वी वेरी या हाउ कैन वी इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो देखो जरा यहां हेडिंग डाल देते हैं, कंडीशन फॉर सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर। ठीक है, कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना है। देखो ये आपको फॉर्मूला दिख रहा है ना, ये फॉर्मूला दिख रहा है ना, तो यहां पर आपको बस क्या लिखना है, इसको थीटा इज इक्वल टू एन ए बी अपॉन आई, सॉरी के, ये हो गया आई। ठीक है, यहां पर जो सेंसिटिव है, सेंसिटिविटी गैल्वेनोमीटर की है,
वो भैया इन फैक्टर पे डिपेंड करती है। सेंसिटिविटी जो गैल्वेनोमीटर की है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, नाउ वी कैन से सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर, सेंसिटिविटी जो गैल्वेनोमीटर की होगी क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी होगी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक, यहां पर लिख देते हैं नंबर ऑफ टर्न। ये हो गया एरिया ऑफ कॉइल, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और ये हो गया आपका रिस्टोरिंग टॉर्क। ठीक है, पर पूरा लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जरा इसको समझ लेते हैं। नंबर ऑफ टर्न, देखिए ये जो नंबर ऑफ टर्न थे इनको बढ़ाते जाएंगे, सेंसिटिविटी गैल्वेनोमीटर की बढ़ती चली जाएगी, लेकिन एक लिमिट तक बढ़ेगी भैया। क्यों? क्योंकि अगर आप ज्यादा इसको हैवी कर दोगे तो इसको घूमने में दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न आप इंक्रीज करके गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी तो बढ़ा सकते हो, लेकिन एक लिमिट में। एरिया ऑफ कॉइल, एरिया ऑफ कॉइल को भी बढ़ा करके आप सेंसिटिविटी गैल्वेनोमीटर की बढ़ा सकते हो, लेकिन लिमिट में। क्योंकि एरिया बढ़ाने का मतलब क्या है, इसकी एरिया बढ़ाओगे तो ये इससे टकराने भी लगेगा। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक, हाँ ये मैग्नेट चेंज करके आप स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रख सकते हो, जिससे क्या होगा, आपका यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर दोगे, इस पे टॉर्क और स्ट्रॉन्ग लगने लगेगा, जिससे हमारी जो करेक्टनेस है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। और रिस्टोरिंग जो टॉर्क है, जो कांस्टेंट है, वो आप मिनिमम होना चाहिए, इसीलिए हम क्वार्ट्स लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इसीलिए हम फास्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप लेते हैं, क्योंकि इसका जो के होता है वो मिनिमम होता है। ठीक है, तो ये 4 फैक्टर होते हैं जिनसे हम सेंसिटिविटी गैल्वेनोमीटर की वेरी करा सकते हैं। ठीक है, तो ये भैया आपका इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है। आपसे क्वेश्चन आता है कि गैल्वेनोमीटर को एक्सप्लेन करो और हाउ कैन वी इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, तो आपको यहां तक लिखना होता है। क्लियर? अच्छा, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग 2 टर्म पढ़ने वाले हैं, एक तो करंट सेंसिटिविटी, एक आपका वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक है, देखो वो भी बहुत छोटे छोटे, अब कोई बड़ा डेरिवेशन नहीं बचा है, इसको भी हटा देते हैं क्योंकि अब इसका ज्यादा खास काम बचा नहीं है, इसको भी हटा दें बस। ठीक है, अभी ये फॉर्मूले हमारे काम के रहेंगे। तो अब हम थोड़ी सी हेडिंग डाल लेते हैं, करंट सेंसिटिविटी, और हेडिंग डाल देते हैं यहां पर वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक है, बहुत आसान है। करंट सेंसिटिविटी को हम लोग डिनोट करते हैं IS से, और वोल्टेज सेंसिटिविटी को हम लोग डिनोट करते हैं VS। ठीक, अब ये जो होता है, ये होता है ट्विस्ट पर यूनिट करंट, थीटा अपॉन आई को कहते हैं करंट सेंसिटिविटी, और ये होता है आपका थीटा अपॉन वी। बस, ठीक है, बस यहां से वैल्यू निकाल लो, तो थीटा अपॉन आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, के अपॉन NAB, ये हो गया हमारा करंट सेंसिटिविटी, और इसको अगर लिखना चाहो तो थीटा अपॉन आई इंटू आर हो जाएगा। ठीक है, V इक्वल टू आई आर, तो यहां पर वैल्यू पुट कर दो, के अपॉन NAB इंटू आर, ये हो गया VS। बस, ठीक है, कोई दिक्कत? छोटे छोटे टॉपिक हैं भाई। IS तो इसकी यूनिट क्या होगी, हाँ देखो यहां से इसकी यूनिट क्या ले सकते हैं,
रेडियन अपॉन एम्पियर, बस ये इसकी यूनिट हो गई, रेडियन पर एम्पियर, यहां पे रेडियन पर वोल्ट हो जाएगा। ठीक, कुछ कठिन नहीं भैया, बहुत आसान है। हम लोग क्या होता है ना, पहले से सोच के रखते हैं कि बहुत कठिन है तो फिर कठिन लगने लगता है। अगर सोच लें बहुत इजी है तो बिल्कुल इजी इजी पानी की तरीके से फ्लो होने चलता है। ठीक है, लगभग आपने 70% गैल्वेनोमीटर फिनिश कर लिया। अब दो छोटी छोटी हेडिंग और बची हैं बस। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कन्वर्जन। अब हम लोग कन्वर्जन पढ़ते हैं कि गैल्वेनोमीटर को हम लोग एमीटर और वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले एक छोटी सी हेडिंग हमको पढ़नी पड़ेगी। वो छोटी सी हेडिंग क्या है भैया? शंट। जी हाँ, शंट बहुत इंपॉर्टेंट है। शंट क्या होता है? ये लो रेजिस्टेंस वायर होता है। शंट क्या होता है भैया? लो रेजिस्टेंस वायर होता है जो गैल्वेनोमीटर के या किसी भी इंस्ट्रूमेंट के पैरेलल में लगाया जाता है उस इंस्ट्रूमेंट की सेफ्टी के लिए। ठीक है, तो जिस इंस्ट्रूमेंट के पैरेलल में हम इसको ऐड कर देंगे वो इंस्ट्रूमेंट हमारा सेफ हो जाता है हाई करंट से। जैसे ये हमारा गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस है G, ये ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, अगर इसमें हाई करंट फ्लो हो गई तो ये चला जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको सुरक्षा देने के लिए इसके पैरेलल में हम एक वायर जोड़ देते हैं, लो रेजिस्टेंस वायर S। अब क्या होगा, मान लो हैवी करंट आई तो करंट वो रास्ता चुनती है जिसमें उसमें रुकावट कम से कम हो। रुकावट कम से कम हो तो भैया वो सीधे थोड़ी ना जाएगी, भाई ये लो रेजिस्टेंस वाला तो धड़ाक से इधर से निकल जाएगी। मैक्सिमम करंट यहां से निकल गई और हल्की करंट यहां से निकल जाएगी, बस मेरा गैल्वेनोमीटर सुरक्षित रहेगा। ठीक, देखो यहां मान लेते हैं आई करंट गई तो ये हो गई IG गैल्वेनोमीटर करंट और ये हो गई IS मतलब शंट करंट। एस क्या है? इस शंट का रेजिस्टेंस। ठीक है, अब यहां पर हम चाहे तो IG की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, हम IS की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, हम G की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, हम S की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, जैसा हमको मन होगा वो हम कर लेंगे। ठीक है, देखो अगर हम लिखना चाहें तो I को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो ये करंट आगे जाकर के दो पार्ट में टूट गई है। ठीक है, तो लिख सकते हैं I इज इक्वल टू IG प्लस IS। देखो गैल्वेनोमीटर और ये शंट दोनों पैरेलल में है तो दोनों के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो तो कांस्टेंट होगा ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको नाम दे देते हैं AB। तो VAB क्या हो जाएगा? IG इंटू G। ठीक है, और इतना ही पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे होगा तो VAB इज इक्वल टू हम IS इंटू S ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि दोनों पैरेलल में है। ये भी VAB ये भी VAB है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, hence we can write IG इंटू G इज इक्वल टू IS इंटू S। इसको इक्वेशन सेकेंड डाल दीजिए। ठीक, अब जिसकी भी वैल्यू आपको चाहिए, जैसे मान लेते हैं यहां से इक्वेशन फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट हमने IS की वैल्यू निकाल ली, क्या हो जाएगा? I माइनस IG। ये वैल्यू यहां पुट कर दो तो IG G इज इक्वल टू I माइनस IG इंटू S। ठीक है,
अब जहां तुम ऐसे यहाँ ऐसे एस की भी वैल्यू निकाल सकते हो, जी की वैल्यू भी निकाल सकते हो और आई जी की वैल्यू भी निकाल सकते हो। जो आपका मन करे, जो क्वेश्चन में कहेगा वो यहाँ से हम निकाल देंगे। जैसे मान लो हमको एस निकालना है, तो एस इज इक्वल टू आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी। एक फार्मूला ये आ गया। कई सारे फॉर्मूले बन जाते हैं, जो आपको कहेगा। जैसे मान लो कह दिया आई जी निकालो, तो क्या होगा, जी इसके नीचे आ जाएगा, बस। ठीक है, बस तरीका समझ में आ जाना चाहिए कैसे हमने ये निकाला है। सबसे पहले यहां पे टोटल करंट, फिर दोनों को इसके ये पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दिया, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दिया, दोनों को बराबर कर दिया। अब जिसकी वैल्यू हमको क्वेश्चन पूछेगा हम तुरंत यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया भैया आपका शंट। अब आपने एक टॉपिक पढ़ा, दूसरा टॉपिक अपने आप खत्म हो गया। गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? देखो जरा, जब हम गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस वायर ऐड कर देते हैं, तो जो ये सिस्टम बना है, ये जो सिस्टम बना है, ये एज अ एमीटर वर्क करने लगता है। ठीक है, ये वर्क्स एज अ एमीटर। ठीक है, बस कुछ नहीं करना, टोटल वही सब रहेगा। बस क्या करना, ऐसे पूछ दिया गैल्वेनोमीटर को आप एमीटर में कैसे चेंज करोगे, तुरंत कहोगे सर गैल्वेनोमीटर के जब हम पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस वायर या शंट ऐड कर देते हैं, तो वो जो अरेंजमेंट होगा, तो वो अरेंजमेंट कहलाता है कि अब उस समय जो गैल्वेनोमीटर है वो आपका एमीटर के तरीके से वर्क करेगा। ठीक, बिल्कुल डेरिवेशन यही रहेगा, कोई अलग नहीं करना है भैया, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, अब अगर पूछ दे, चलो ठीक है भाई, आपने बता दिया कि गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर में कैसे चेंज करेंगे, आसानी से बता दिया। अगर आपसे पूछ दे इफेक्टिव रेजिस्टेंस, बताओ भैया इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर कितना होगा, तो भैया देखो एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस, दोनों पैरेलल में लगे हैं, बस कुछ नहीं करना है। पैरेलल में कैसे लगाते हैं, REFF इफेक्टिव, बस आ गया, कुछ नहीं करना। ठीक है, तो ये हो गया भैया हमारा कि गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर में कैसे चेंज करते हैं। बस यही सिस्टम हमारा एमीटर के तरीके से वर्क करेगा। अब डिट्टो सब पूरा का पूरा वही रहेगा। अब उसके बाद नंबर आता है कि गैल्वेनोमीटर को अगर हम वोल्ट मीटर की तरीके से यूज करना चाहें, तो अब हम कैसे उसको यूज करेंगे। देखो भैया जरा, बहुत आसान है वो भी। अभी मैंने क्या किया था एमीटर में कि जब गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस वायर ऐड कर दिया था, तो गैल्वेनोमीटर हमारा एमीटर की तरीके से वर्क करने लगा था। ठीक है, लेकिन अगर हम गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस जोड़ दें, ये है हमारा हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस ऐड कर दें, तो भैया ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन आपका बन जाता है कि गैल्वेनोमीटर एक वोल्टमीटर की तरीके से वर्क करता है। ठीक है, क्लियर हो गया ना। तो ये अरेंजमेंट हो गया हमारा गैल्वेनोमीटर। अगर इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछ लिया जाए, अगर इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछ लिया जाए, तो कैसे निकालेंगे भैया। देखो एक ये रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस, दोनों सीरीज में जुड़े हैं, तो R इफेक्टिव इक्वल टू क्या हो जाएगा, G+R। बस कुछ करना है अलग से, कुछ नहीं करना। ठीक है, तो ये हो गया भैया आपका कि गैल्वेनोमीटर हमारा वोल्ट मीटर की तरीके से कैसे वर्क करेगा। ठीक है, अब यहां पर
अगर आप निकालना चाहो, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर करंट आई है, ठीक है, इसमें करंट आई फ्लो हो रही है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जैसे मान लेते हैं, तो इसको V इक्वल टू आई, आर क्या हो जाएगा, G प्लस आर टोटल। तो V इक्वल टू आई जी, या इसको ऐसे रखो, V अपॉन आई इक्वल टू जी प्लस आर, तो R इक्वल टू कितना आ जाएगा, V अपॉन आई माइनस जी। ये भी निकाल सकते हो कि जो आप हाईवी रेजिस्टेंस यहाँ पे यूज कर रहे हो उसकी वैल्यू कितनी है, आप यहां से निकाल सकते हो। ठीक है, देखिए कुछ नहीं है, बस है क्या कि अगर पीछे के फॉर्मूले आपको अच्छे से याद हैं फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, देखो मैंने किया क्या, सबसे पहले शंट आपको पढ़ा दिया कि लो रेजिस्टेंस वायर किसी इंस्ट्रूमेंट के पैरेलल में ऐड कर दिया जाता है तो वो इंस्ट्रूमेंट हमारा सेफ हो जाता है। ठीक है, और गैल्वेनोमीटर एज ए एमीटर में क्या था, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में जब आप एक लो रेजिस्टेंस वायर ऐड कर देते हो तो वो किसकी तरीके से वर्क करता है, वो एमीटर की तरीके से। ठीक है, फिर हमने देखा कि अगर हम वोल्टमीटर की तरीके से देखें तो जो गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक हेवी रेजिस्टेंस आप ऐड कर दीजिए तो वो जो अरेंजमेंट होगा ये वोल्टमीटर की तरीके से काम करेगा। इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपके सामने आ गया, और अगर हम इस हैवी रेजिस्टेंस की वैल्यू आपसे पूछें तो तुरंत आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया भैया हमारा गैल्वेनोमीटर का फुल एक्सप्लेनेशन। कुछ कठिन नहीं है, लेकिन अगर आप पीछे से रिवीजन कर रहे हो, सारे फॉर्मूले आपके यहां पर हैं, तो कोई कठिन नहीं है। लेकिन जहां आपने इसको हल्के में लिया, अरे चलो यार आज निकल पढ़ लेंगे, तब थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ये श्योर है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में इतने रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा जिससे नोटिफिकेशन आए और आप हर वीडियो को देख सको, क्योंकि अब जब हर वीडियो देखोगे तभी तो क्लियर होगा ना। क्योंकि ऐसा नहीं आज देख लिया चलो मन है परसों देख लिया, ऐसे नहीं, रेगुलर देखना पड़ता है भैया। पढ़ाई रेगुलर होती है, इरेगुलर तरीके से नहीं होती है। ठीक है, तो इसी के साथ ही भैया आप लोग अपने अच्छे से ख्याल रखिए, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कर दीजिए जिससे सभी लोग जुड़ सके इस चैनल के साथ में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए, टेक केयर एंड बाय बाय।